अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मुझे बता दें क्या मेरी वॉइस क्लियर है, कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं आ रही आपको? जी मोहम्मद हमजा। सर क्लियर है सर, आवाज तो क्लियर है ओके। सर। वो मैंने पूछना है पर सर, परपेचुअल में जो नॉर्मल लॉस है ना, उसका जरा सर एक बार बता दें, उसमें थोड़ी मिक्स हो रहा है थोड़ा सर। नॉर्मल लॉस की जो परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम होगा, नॉर्मल लॉस जो होगा, जिस तरह कल हमने एक डिस्कस किया था एनआरवी लॉस, याद है बेटा? जी जी मतलब जी अगर कोई एसेट है, उसकी कॉस्ट है, लेट कॉस्ट है 1 लाख रुपया, लेकिन उसकी एनआरवी है 90,000। अगर तो होता पीरियोडिक, हमें किस पर बुक करना था? 90,000 पर नॉर्मल लॉस खुद ब खुद हो जाना था। क्लियर? जी सर। मतलब वो जो 10,000 का ये नॉर्मल लॉस था, ये नॉर्मल लॉस खुद ब खुद रिकॉग्नाइज हो जाना था अगर हम 90,000 पर लेते हैं। अगर परपेचुअल है, परपेचुअल पर एंट्री की जाती है। ये जो नॉर्मल लॉस की अमाउंट कितनी निकली हमारी एक किस्म की? 10,000। 10,000। यस। हम इसकी एंट्री करेंगे अब। सॉरी, अब नॉर्मल कहते हैं नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस डेबिट। ठीक है, 10,000 से टू इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट 10,000 से। ये एंट्री होगी हमारी, एंट्री नंबर 1। जी। उसके यस बाद सर। हमने, क्योंकि परपेचुअल के अंदर हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बना होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का अकाउंट होता है, हम इस नॉर्मल लॉस को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं 10,000 को, और डेबिट किसे कर देते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स को। ठीक हो गया? क्लियर? अच्छा, मतलब इधर नॉर्मल लॉस ने कॉस्ट ऑफ सेल पे इंक्रीज कर दिया सर, जी, और उधर सही है, ठीक है सर। हम यही कह रहे हैं, सही। नॉर्मल लॉस से कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज होती है। ठीक है। ये और सर, ये ड्यूरिंग द ईयर हो रही सारी एक्सरसाइज परपेचुअल में? हाँ, परपेचुअल में ड्यूरिंग द, जब नॉर्मल लॉस हुआ उसी वक्त। लेकिन जो एनआरवी लॉस होता है ना, कॉस्ट और एनआरवी, ये अल्टीमेटली ये रेंट पर चेक किया, इसके अलावा कोई और नॉर्मल लॉस हुआ तो वो ड्यूरिंग द ईयर एंट्री हो जाएगी। तो सर, जो हम वो एनआरवी एट द एंड ऑफ द ईयर करेंगे सर, वो ज्यादा सारी परचेजेस होंगी, तो वो तो फिर सर नहीं लंबा प्रोसेस नहीं है? नहीं, जो एनआरवी एट द एंड ऑफ डे करेंगे वो वही करेंगे, क्लोजिंग बच गया जो बिक गया उसके ऊपर नहीं करना हमें। जो क्लोजिंग अच्छा इन्वेंट, जी, सही। ये क्लोजिंग की बात है। क्लोजिंग। क्लियर? ठीक 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 सर। ओके। थैंक। एनी क्वेश्चन फ्रॉम यस्टरडे लेक्चर? आपको होमवर्क के अंदर एक क्वेश्चन दिया था, उसके अंदर है कोई क्वेश्चन? पूछे जी। उस्मान खान, उसामा खान, उस्मान खान क्या नाम है? ऐसे इधर पढ़ नहीं सका जी बेटा। उसामा। उसामा खान। सर जी ये बेटा। इलस्ट्रेशन 8 में सिर्फ एक पॉइंट पूछना था। इलस्ट्रेशन 8 में, 8 कह रहे हैं ना आप? हाँ जी जी सर। जी क्या पूछना है इसमें? सर इसमें इन्वेंट्री अकाउंट को 10,000 से क्रेडिट किया हुआ है, सिर्फ इसका पूछना है। इसका ये इन्वेंट्री अगर क्रेडिट हुई तो उसका ये कहाँ जाएगी हमकी? कौन सी इन्वेंट्री? ये 12,000 वाली, ये वाली? नहीं, 10,000 से। 10,000? ये ओपनिंग स्टॉक कहाँ जा रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस में, कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर ओपनिंग स्टॉक लिखते नहीं हम? हाँ जी ये वो ओपनिंग स्टॉक है बेटा, ये आया, ये देखिए। सर, ये एंट्री लिखी भी कहाँ पर है बेसिकली? बेटा ये एंट्री, मुझे सिर्फ ये बताओ, इसको क्या कहते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऐसे ही है। ऐसे। मानते हो? जो ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री पड़ी है, क्या ओपनिंग इन्वेंट्री को आप कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाओगे या नहीं लेके जाओगे? मुझे ये सर बताओ। लेकर जाने का। लेके जा, क्या लेके जाने की, बैलेंसिंग अमाउंट को लेके जाने की कोई एंट्री पड़ी अभी तक आपने? नहीं सर। तो वो इसी तरह जाती है। आपने याद होगा, आपने क्लोजिंग बैलेंस पढ़ते हो, क्लोजिंग बैलेंस हम कहते हैं बैलेंस शीट में शो होंगे, ऐसे ही है एसेट का। बिल्कुल सर। आप एक्सपेंस का क्लोजिंग अमाउंट निकलता है, उसको निकलता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाओगे। क्या आप उसकी प्रॉफिट एंड लॉस में एंट्री, उसका एंट्री यही हुई, वो अकाउंट क्रेडिट हो गया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो गया? डेबिट हो गया। क्लियर? ठीक है सर, ठीक है। ओके जी। मोहम्मद अहमद। सर वो क्वेश्चन एग्जांपल कराते हैं 6 पहले आप बताएं, एग्जांपल। आपने ये एग्जांपल 6 की है खुद? जी। क्या मसला है आपको बताने? मैं करवाता हूँ, मुझे इसमें
मसला क्या है जी बताएं बेटा। मैं पूरी में मसला हाँ जी, पूरी में मसला समझ क्या मैं पूछ रहा हूँ, इसमें प्रॉब्लम पूरी समझ। इसका मतलब आप क्वेश्चन एनआरवी का आपको पता नहीं किस पर रिकॉग्नाइज करना है। मैं यही कहूंगा ना, नहीं लोअर पता है, पता है लोअर ऑफ क्वेश्चन एनआरवी पर लेना है, इस चीज का अंदाजा है आपको? एग्रीड हाँ में? जी। एग्रीड। चले, इसका मतलब एयर कूलर की अगर बात करें, लोअर ऑफ क्वेश्चन एनआरवी में कौन सा लोअर है? ये 50 लेट अज्यूम करें 50,000 इस पर लेना चाहिए। एयर कूलर पार्ट पे करें, इसमें भी क्या आ रहा है? लेट 50। ठीक है, अब हाँ थर्ड जी। चलते हैं एयर कूलर फिनिश गुड के अंदर। इसमें एयर कूलर की बात करें तो वो किस पर आ रहा है? कोस्ट पर, एनआरवी पर? तो एनआरवी। इसमें भी आ रहा है एनआरवी। यहां तक बात क्लियर? हाँ जी। अब ये कौन सा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कौन सा यूनिट है? कौन सा यूनिट है बेटा? मैन्युफैक्चरिंग है ना, मतलब ये बनाता है। एमएस Lasati have provided with the following working paper regarding inventory on hand, the entry manufacturing of the two product। ये हाँ जी। मैन्युफैक्चरिंग ये बात हाँ कही। जी। अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, हमने देखना है क्या फिनिश गुड कोस्ट पर है या एनआरवी पर है। हमने देखा फिनिश गुड किसके ऊपर है? कोस्ट पर या एनआरवी पर? तो इसका मतलब बाकी भी पिछले वाले किस पर आएगी? अब बाकी पिछलों पर लगना है लोअर ऑफ कोस्ट एंड एनआरवी, मतलब 50,000 50। अगर फिनिश गुड एनआरवी पर है ना, फिनिश गुड किस पर है? एनआरवी। तो हमारे जो पिछले रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस है वो आएगी लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। वो कहां पर आएगी? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। यही हमने पढ़ा हुआ है ना। हाँ जी। अब दूसरे के अंदर फैंस के अंदर देखते हैं। फैंस के अंदर यहाँ क्या? 1,00,000। एम हाँ जी। राइट? हाँ जी। फैंस पार्ट के अंदर क्या है? यहाँ कॉस्ट लोअर है, यहाँ एनआरवी लोअर नहीं है, 1,00,000। और यहां पर अगर फिनिश गुड की बात करें, फिनिश गुड लोअर है या एनआरवी लोअर है? कॉस्ट कॉस्ट। फिनिश। इसका मतलब अगर कॉस्ट लोअर है तो हमने इसका, मैंने ये कोई 2-3 दफा बताया था, अगर किसी रॉ मटेरियल की फिनिश गुड कॉस्ट पर आ रही है तो हमने उसका रॉ मटेरियल एनआरवी पर नहीं लेना, हमने उसको भी किस पर लेना है? कॉस्ट पर लेना है। कॉस्ट। इसका मतलब ये आएगा 1,60,000। ठीक है ना, ये लोअर क्या? 1,00,000। अब यहां पर जब ये चीज आई तो इसके अंदर बेटा क्या होगा? हम 1,00,000 पर नहीं लेंगे, किस पर लेंगे? 1,20,000। तो क्या ये नहीं किया हुआ इसमें? देखिए हाँ ये, जी। तो फिर कोई प्रॉब्लम है इसमें बच्चे? अब ठीक होगी प्रॉब्लम। ठीक है ना, इसको मेरा करवाना, यकीन करें मुझे क्वेश्चन करवाना ज्यादा आसान है डिस्कस करने के बजाय। मैं करवाता भी, लेकिन ये चीजें मैंने आपके साथ 3 दफा डिस्कस कर ली है। कोशिश करें इसको करें, नहीं आता जो प्रॉब्लम फिर इसके अंदर और किसी का कोई प्रॉब्लम है, एक किस्म की डिस्कशन ही होगी ये क्वेश्चन दोबारा। जी निमरा? जी निमरा आबिद? निमरा आबिद आपका क्वेश्चन है बेटा कोई? चले इसे म्यूट कर दे, नहीं बोल रही। बाद क्वेश्चन हो तो बाद में बेटा पूछ लीजिए। कल के लिए बेटा ये जो एग्जाम्पल 4 है चिंटू एंड कंपनी, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये भी लोअर ऑफ कोस्ट है, ये इसको कीजिएगा ध्यान से, मैं इसको करवा दूंगा, प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। जी मोयुद्दीन? ये बेटा मोयुद्दीन, मोयुद्दीन आपके माइक में से कोई भी मुझे आवाज, मतलब इस चीज का नहीं आ रहा कि आप बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। चले बेटा आपके माइक का मसला, काइंडली माइक का मसला क्लियर कीजिए। आज से हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो कॉस्टिंग स्टार्ट हो रही है कि हमने अब कॉस्टिंग कैसे करनी है। नॉर्मली हमने 2 मेथड पढ़ चुके हैं,
एक परपेचुअल और एक पीरियोडिक। इन दोनों के अंदर बेटा हमने वेटेज एवरेज और फाइफो किस तरह लेके चलना है अब वो सीखना है। फाइफो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मैं भी बता रहा हूं। फाइफो मेथड बेशक पीरियोडिक में यूज किया जाए, बेशक परपेचुअल में यूज किया जाए, फाइफो मेथड जब भी यूज किया जाएगा हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू, क्लोजिंग इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ सेल सेम होगी। परपेचुअल में फाइफो मेथड यूज किया जाए या पीरियोडिक में फाइफो मेथड यूज किया जाए, दोनों में क्या है हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ सेल सेम होगी, ये एक कंफर्म बात है। हाँ, दोनों को करने का तरीका अलग है। परपेचुअल और तरह निकलेगी, पीरियोडिक और तरह निकलेगी। ठीक है, परपेचुअल में कॉस्ट साथ साथ ट्रांसफर करेंगे, पीरियोडिक में एट द एंड एक दफा निकालेंगे। लेकिन दोनों मेथड में बेटा हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ से डिफरेंट होगी। लेकिन दूसरी चीज, वेटेज एवरेज से अगर हम कैलकुलेट करेंगे, वेटेज एवरेज परपेचुअल और वेटेज एवरेज जो सा पीरियोडिक, ये दोनों सेम नहीं होंगे। ये सेम होंगे लेकिन वेटेज एवरेज के साथ पीरियोडिक या परपेचुअल में अगर हम करेंगे तो इसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ सेल हमारी सेल सेम ही आएगी, इसमें डिफरेंस आएगी। वो डिफरेंस रहना है, वो खत्म नहीं हो सकता, ना मैच होगा। ये दोनों अपने मेथड है, गलत कोई नहीं, ये बात ध्यान में रखें। इसका मतलब अब हमने देखना है किस तरह हम अपनी कॉस्टिंग करेंगे, किस तरह हम ये कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं इन्वेंट्री अकाउंट की बात करूं, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम की मैं पहले बात कर रहा हूं, परपेचुअल इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री के अंदर ओपनिंग, इसी के अंदर हमारी परचेजेस आ जाती है। अब जो बेटा हमारी ट्रांजैक्शंस होती है वो एक काफी लिस्ट होती है, मतलब परचेजेस ये नहीं है, समझाने के लिए तो मैंने आपको बता दिया एक दफा परचेजेस हुई, समझाने के लिए आपके साथ 2-3 सेल्स की एंट्री कर दी, लेकिन इन रियलिटी अ नंबर ऑफ परचेजेस हो रही होती है, अ नंबर ऑफ क्या हो रहा होता है बेटा, हमारी सेल्स हो रही होती है। तो इस अकाउंट के अंदर उसको मैनेज करना हमारे लिए मुश्किल होती है। इस अकाउंट के अंदर इसको मैनेज करना हमारे लिए मुश्किल होती है। तो उसके लिए क्या है, एक मेथड नहीं, ये वर्किंग मेथड है जिसको हम कहते हैं इन्वेंट्री कार्ड। क्या कहते हैं इसको, इन्वेंट्री कार्ड। ये कैसे बनता है आज हम सीखेंगे। हम इन्वेंट्री कार्ड बनाते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम की सूरत में, और वो इन्वेंट्री कार्ड क्या होगा, वो इन्वेंट्री कार्ड हमें पूरे साल की कॉस्ट ऑफ सेल्स भी दे देगा और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी दे देगा। मतलब उस वर्किंग से हम कॉस्ट ऑफ सेल्स भी पूरे साल की निकाल लेंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी निकाल लेंगे। लेकिन इस इन्वेंट्री कार्ड के अंदर कॉन्सेप्ट जो है वो परपेचुअल वाला ही यूज होगा। जैसे ही कोई चीज सेल करेंगे उसकी कॉस्ट ऑफ सेल ट्रांसफर करेंगे, जैसे कोई चीज परचेज करेगी उसको उसके अंदर ऐड करेंगे, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। लेकिन क्योंकि इन्वेंट्री का जो अकाउंट है परपेचुअल से, उसको जरा मिक्सअप ना किया जाए, उसको जरा मिक्सअप ना किया जाए, तो क्या करते हैं, एक इन्वेंट्री कार्ड बनाते हैं जिसके अंदर हम सारी कैलकुलेशंस करते हैं और एट द ईयर एंड हम क्या करते हैं, वहां से टोटल परचेजेस निकाल लेते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल लेते हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री उस कार्ड से आती है। फिर हम उस एंट्रीज को इस इन्वेंट्री अकाउंट के अंदर इंटर कर देते हैं। जिस तरह क्वेश्चन के अंदर उसने, कल भी कुछ बच्चे ने पूछा, सर ये तो उसने सारा कुछ पहले दे दिया हमें, ये तो बैलेंसिंग फिगर आता है क्लोजिंग इन्वेंट्री, वो सारा कुछ पहले इसलिए दे दिया। बेटा उसने इन्वेंट्री कार्ड से कैलकुलेशन कर चुका था, हमने सिर्फ अकाउंट के अंदर उसको पुट करना था। आज हमारा जो है इन्वेंट्री कार्ड की कैलकुलेशन है, अब परपेचुअल होगा, परपेचुअल के अंदर इन्वेंट्री कार्ड बनेगा,
वो पीरियोडिक के अंदर इन्वेंट्री कार्ड नहीं बनेगा। ये बात कंफर्म है, याद कर ले, हिफज कर ले, बार बार नहीं पूछनी आपने। चला, इन्वेंट्री कार्ड बनेगा परपेचुअल में। अब परपेचुअल में इन्वेंट्री कार्ड बनना हमने डिसाइड कर लिया। अब इसमें दो मेथड है कॉस्टिंग। एक हमारा कॉस्टिंग मेथड क्या, फाइफो मेथड, और दूसरा क्या, वेटेज एवरेज। वेटेज एवरेज, इसका मतलब इन्वेंट्री कार्ड हमने फाइफो से भी बनाना सीखना है, इन्वेंट्री कार्ड हमने वेटेज एवरेज से भी बनाना सीखना है। और इसी तरह जो पीरियोडिक के अंदर क्योंकि कोई फाइफो कार्ड नहीं बनता, उसकी इन्वेंट्री की कैलकुलेशन कॉस्टिंग कैसे करेंगे वो भी हम सीखेंगे। एनी क्वेश्चन अप टू है। जो चीज अभी नहीं पढ़ाई बेटा उसका ना पूछिएगा ये कैसे चलेगा, वो मैं अभी बताना है आपको। ओके, हम आगे। जी मनीबुर रहमान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी मनी। सर जौन सा अभी तक पढ़ाया थोड़ा सा ओवरव्यू दीजिएगा सर। वो जुम्मा पढ़ने गए थे तो वो मैं आज का बेटा लेक्चर अपलोड कर दूंगा, बेफिक्र हो जाओ, ठीक है। ओके सर। ओके सर, लेक्चर थैंक यू। अपलोड हो, आपने बेफिक्र हो जाना। इधर से हम आगे चलते हैं, ठीक है। अभी तक मैंने ये कहा जो परपेचुअल है, परपेचुअल के अंदर इन्वेंट्री कार्ड बनता है। इन्वेंट्री कार्ड दो तरह बनाए जाते हैं, एक फाइफो मेथड से, तो वेटेज एवरेज में है परपेचुअल। लेकिन इन्वेंट्री कार्ड परपेचुअल के अलावा कहीं और नहीं बनेगा, पीरियोडिक में इसको नहीं बनाएंगे। अब ये बनना कैसे है, आज हम एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन के साथ आपको मैं साथ साथ बनाना भी सिखाऊंगा कैसे भी। क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। On 1st January, a company had an opening inventory of rupees 100 unit, which cost rupees 50 each. इसका मतलब ओपनिंग 100 यूनिट है, हर एक की कॉस्ट क्या है 50, तो टोटल वैल्यू होगी 5000। राइट, ड्यूरिंग द मंथ इट मेड द फॉलोइंग परचेजेस। 5 अप्रैल, 14 अप्रैल, 22 अक्टूबर, सॉरी 5 अप्रैल, 14 जुलाई, 22 अक्टूबर। और इसी तरह उसने ये नीचे हमें डिटेल दी है सोल्ड करने की। मतलब ये यूनिट नीचे वाली डिटेल जो सी है सेल की डिटेल है, और ये वाली डिटेल किसकी है, परचेज की डिटेल। परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम क्या कहती है, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन हुई वैसे वैसे रिकॉर्ड कर लो। मतलब डेट वाइज, अगर परचेज पे ले आई परचेज कर लो, सेल आई साथ ही सेल कर लो, फिर परचेज आई फिर परचेज कर लो। मतलब उसने ये नहीं कहा कि पहले परचेजेस करो बाद में सेल करो, मतलब उसने कहा डेट वाइज जैसे कोई ट्रांजैक्शन कर होती है हमने उसको अपडेट कर लिया। दैट इज परपेचुअल, साथ साथ अपडेट होता है। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है ये सीक्वेंस उन्होंने डेट वाइज, अब हमें इसको करना पड़ेगा। अगर डेट वाइज करें, अप्रैल फर्स्ट एंट्री, अप्रैल के बाद मई आता है दूसरी एंट्री, 14 जुलाई 25 जुलाई से पहले है ये तीसरी एंट्री, उसके बाद जुलाई वाली फोर्थ एंट्री, जुलाई के बाद अक्टूबर आता है, फिर नवंबर आता है, ये पांचवी एंट्री अक्टूबर की, ये नवंबर की छठी और दिसंबर की सातवीं। मतलब मैंने सिर्फ एक आपको समझाने के लिए एक सीक्वेंस कर लिया। मैंने इसमें सेल परचेज को नहीं देखा, मैंने ये नहीं देखा सेल्स आ रही पर, मैंने ये देखा डेट वाइज सीक्वेंस क्या है, डेट वाइज सीक्वेंस क्या है। अब फर्स्ट इन, अब हम बनाते हैं अपना इन्वेंट्री कार्ड। इन्वेंट्री कार्ड ये बनता परपेचुअल के अंदर है, और किससे बनाने लगे, फाइफो मेथड। वेरी इंपॉर्टेंट, ये कौन सा मेथड है, फाइफो मेथड है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले बिका, जो बाद में आया वो बाद में बिका। इसका, या इसको इन अदर वर्ड्स ये भी कह सकते हैं जो जो क्लोजिंग स्टॉक है जो सबसे लास्ट में परचेज की उसमें से। तो उसको हम किस तरह डिजाइन करेंगे फाइफो कार्ड को बेटा, एक थोड़ा सा लाइनें लगा लें हम थोड़ी सी।
इस पर लिखेंगे हम डेट, परचेज या रिटर्न, परचेज रिटर्न, इशू, बैलेंस। ये होगी एक जनरल हमारी, वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक के अंदर तीन तीन चीजें आएंगी। तीन तीन चीजों से मरा सर क्या मतलब, ये मैं लगा रहा हूं लाइन। एक इसमें होगी क्वांटिटी, पी फॉर प्राइस और वी फॉर वैल्यू। मतलब क्वांटिटी कितनी है, उसकी प्राइस क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। इसी तरह इशू में क्वांटिटी, प्राइस, वैल्यू, और बैलेंसिंग में भी आएगी क्वांटिटी, प्राइस एंड वैल्यू। अब हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में क्या है, ऑन 1 जनवरी अ कंपनी हैड ओपनिंग बैलेंस ऑफ 100 यूनिट कॉस्ट रुपीज। इसका मतलब क्या हुआ, अब फर्स्ट 20 क्या थी ईयर्स में, डेट देख लूं, ईयर नहीं, ईयर 1 ले ले, या जो भी ईयर 1 ले ले, ठीक है। अब ये जो ओपनिंग बैलेंस था, एक मिनट, सॉरी बेटा। तो हम क्या करेंगे, जो ओपनिंग है वो डायरेक्ट बैलेंसिंग में आएगी। मतलब हमारे पास कितने यूनिट है, 100 यूनिट्स एट द रेट 50। क्वांटिटी लिखी 100, रेट आया 50 और वैल्यू कितनी आ गई 5000। इस डेट का क्लोज कर दिया हमने। अब हम देखेंगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या हुई। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुई है जी हाफिज हामिद। सर वो जी बेटा। 584 से ना गलती से कैमरा ऑन हो गया है। ओके बेटा, उसने जिसका काइंडली कैमरा ऑन है काइंडली वो अपना कैमरा ऑफ कर ले। रोल नंबर 584। मैं इधर से भी देखता हूँ, अगर मुझे इधर शो हो गया हुआ सर, हुआ कर लिया उन्होंने वो। तो मैं कर। थैंक यू। चले हम आगे चलते हैं बेटा, एक मिनट बेटा। सॉरी बेटा, थोड़ी सी वो जरा मैनेजमेंट की वजह से प्रॉब्लम थी। अब उसके बाद हमने देखा, हमने जो एंट्री का सीक्वेंस लगाया था इसने हमें बड़ी चीज आसान कर दी। हमें पता चलेगा कौन सी चीज पहले आने, ठीक है। हमने देखा 5 अप्रैल को 300 यूनिट खरीदे हमने 60 रुपए के हिसाब से। हम परचेजेस में जाएंगे, 5 अप्रैल 4th मंथ है, इसके अंदर में परचेजेस की कितने यूनिट को, वो यूनिट है बेटा 300। प्राइस क्या थी 60 रुपए एक यूनिट की, और टोटल कॉस्ट कितनी आ गई 18,000। ठीक है, मतलब 300 मल्टीप्लाई बाय 60 18,000। अब उस डेट को हमने कोई चीज नहीं बेची, तो इसका मतलब उस डेट के ऊपर हमारे पास जो बैलेंस बचा, वो बैलेंस क्या बचा, 100 यूनिट थे 50 वाले जिसकी कीमत थी 5,000, और 300 यूनिट थे हमारे पास बेटा 60 वाले जिसकी प्राइस थी 18,000। ये हमारे पास वो बैलेंस बच गया। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये फाइफो मेथड है। फाइफो मेथड में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। इसमें वही प्राइस होगी जो हमने पहले खरीदी है। मतलब प्राइस हम कोई एवरेज नहीं निकालेंगे। हमें पता है इस कार्ड का यही तो मकसद है, जो पहली हमें पहले शो करेगा, जो बाद में है वो बाद वाली शो करेगा। हमारे लिए क्वेश्चन करना इंतहाई आसान है फाइफो मेथड के लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एंट्री के ऊपर। नेक्स्ट एंट्री हमारी हुई है सेल्स की। सेल्स की एंट्री है, लेकिन किस डेट को, 9 मई वाले दिन। वेरी इंपॉर्टेंट, किस डेट को हुई, 9 मई को हमारी एंट्री हुई है। जी
बेटा सिर्फ 1 मिनट। डिस्टर्बेंस के लिए माजरत। अब हम सेकंड एंट्री करेंगे बेटा। फर्स्ट एंट्री हमने कर ली, सेकंड एंट्री है हमारी सेल की एंट्री। वो हमें पता चला हमारे 200 यूनिट सेल आउट हुए। अब हम क्या करेंगे, इसी इन्वेंट्री कार्ड के अंदर जाएंगे। अब हम इशू की एंट्री करेंगे। ये हुई है 9 मई वाले दिन, तो इधर मैं डेट लिखूंगा 9/5। परचेज कुछ नहीं है, इशू की है कितने 200 यूनिट्स। अब वेरी इंपॉर्टेंट, जो पहले आए वो पहले बिकेंगे। अब क्वेश्चन अराइज हुआ ये 200 यूनिट कौन से वाले बिकेंगे। अल्टीमेटली इनमें से पहले कौन सी है बेटा, 100 वाले पहले है, ये कौन सा है जो अगले हैं ये बाद वाले हैं। इसका मतलब इस 200 में से जो 100 यूनिट पहले वाले बिके हैं वो 100 यूनिट बिके हैं न्यू बारे। तो इस हिसाब से हम इसकी कॉस्ट लेंगे। इसको इशू भी दो तरह करेंगे, एक लिखेंगे हम इधर 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 50, तो 5000 वो कॉस्ट निकल गई, ठीक है। और करेंगे 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 60, 6000 ये कॉस्ट निकल। बात क्लियर। अगर हम देखें इश्यूएंस तो अब हमारे अगर ये चीजें इतने यूनिट बिक गए तो पीछे बचे कितने, ये यूनिट तो हमारे ये बिक, इसमें से भी 100 बिक गए तो बाकी बच गए 200 यूनिट एट द रेट ऑफ 60 और 12,000। उसकी आगे कॉस्ट ये बच। एनी क्वेश्चन अप हियर? जी आमना। सर ये जो भी आपने स्टेप किया ये काइंडली रिपीट कर दें। मैं अभी कर देता हूँ रिपीट। हमारा क्योंकि देखिए FIFO मेथड ऑफ अकाउंटिंग है। FIFO मेथड में क्या कहते हैं कि जो कॉस्टिंग के अंदर कहते हैं जो चीज पहले बिकी हमने उसकी कॉस्ट लेनी है, जो चीज बाद में आई है वो बाद में आएगी। मतलब अगर मैं देखूं मेरे पास इन्वेंट्री में इस डेट में टोटल 400 यूनिट पड़े थे। 400 यूनिट से मुराद बेटा 100 यूनिट वो थे जो मेरे पास 50 वाले थे और 300 यूनिट वो थे मेरे पास 60 वाले। अब जब मैंने सेल की तो मैंने 200 यूनिट सेल किया। अल्टीमेटली ये 200 यूनिट इन्हीं यूनिट्स में से सेल हुए ना जो मेरे पास 100 और 300 पड़े हैं। लेकिन FIFO मेथड क्या कहता है, कहते हैं जो मैं पहले परचेज की वो पहले बिकी है। इसका मतलब पहले 100 यूनिट मैंने 50 के हिसाब से सेल कर दी है, 5000 आ गया। अब क्योंकि टोटल मेरी सेल कितने यूनिट्स की है 200 यूनिट की, तो मैं जो नेक्स्ट मेरे 100 यूनिट है मैं कहूंगा मेरे बिकी है इसमें से वो 300 में से बिकी है। तो इसलिए मैंने 100 मल्टीप्लाई बाय 60 के साथ ये ले ली। ये मेरे वो थे जो यूनिट बिक गए। तो अल्टीमेटली जो मेरे पास बिकने के बाद यूनिट कम रह गए तो कितने यूनिट रह गए 200 यूनिट रह गए एट द रेट ऑफ 60 इज इक्वल टू 12,000। अगर आप देखिए इस वक्त अगर मैं पूछूं मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, आप साथ ही दोगे सर 200 यूनिट पड़े 60 रुपए के हिसाब से 12,000 क्लोजिंग इन्वेंट्री, हमें साथ ही क्लोजिंग इन्वेंट्री मिल गई। और ये जो है साथ ही ये जो कॉस्ट है ये वाली चीज जिसको मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ बेटा, ये क्या है कॉस्ट ऑफ सेल्स को, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है। इतनी इन्वेंट्री मेरी बिक गई। ये तरीका है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में जो उधर हमारे करे तो हमें प्रॉब्लम है उसका शॉर्टकट, ताकि हम उसकी फिगर्स को आसानी से निकाल सकें। इसको इन्वेंट्री कार्ड कहते हैं। बात क्लियर होगी?
ओके बेटा, अब हम आगे चलते हैं। थर्ड एंट्री आई हमारी 14 जुलाई को, क्योंकि हमने उसको डेट वाइज सीक्वेंस किया हुआ है। हमने परचेजेस की है 500 यूनिट एट द रेट ऑफ 70। हम चले जाते हैं 14 जुलाई, कितने यूनिट हमने परचेज किए? 500 यूनिट परचेज किए एट द रेट ऑफ 70, तो टोटल वैल्यू होगी 35,000। उस दिन सेल कुछ नहीं किया हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब मेरी इन्वेंट्री में फिर दो तरह की इन्वेंट्री आ गई। 200 यूनिट आ गए एट द रेट ऑफ 60, 12,000। और ये नए परचेज के ये भी इसमें आ गए 500 यूनिट एट द रेट ऑफ 70 इज इक्वल टू 35,000। अगर आप चाहें तो इधर आप एक छोटा सा टोटल भी लगा सकते हो। तो मेरे पास टोटल 700 यूनिट्स है, जिसकी टोटल वैल्यू 47,000 है। और कुछ इसमें से 60 वाले हैं, कुछ इसमें से 70 वाले हैं। ये डिटेल कैसे पता चले 60 वाले कितने, 70 वाले कितने? ऊपर से एक टोटल भी कर सकते हैं आप, ये आपकी अपनी मर्जी बेटा कोई। लेकिन ये क्या है, हमें पता चल जाता है कि हमारी हर वक्त इन्वेंट्री है। अब चलते हैं जी बख्तावर। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर ये आप पिछली वाली जो वैल्यू है वो साथ क्यों लिख रहे हैं? किसकी वैल्यू? ये सर जिसकी ये फर्स्ट वाली लिखी साथ 150 और 5,000, फिर नेक्स्ट में फिर सर ये आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? ऐसा फाइफो मेथड क्या कहता है बेटा? फाइफो मेथड क्या कहता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर प्राइस डिफरेंट होगी तो जो पहले बिकेगी उसकी कॉस्ट और होगी, जो बाद में बिकेगी उसकी कॉस्ट और होगी। एग्री? यस सर। तो अगर हम ये प्राइस साथ नहीं लिखेंगे, हमें कैसे पता चलेगा उसकी प्राइस कॉस्ट क्या है? क्लियर? अगर तो कॉस्ट सेम हो, कॉस्ट में कोई फर्क नहीं, फिर तो ये करने की जरूरत नहीं, सबकी कॉस्ट एक है। हम इसको इसलिए कर रहे हैं, जब हमारी सेल होती है हम देखते हैं इसमें से जो पहले पड़े हुए हैं वो बिके हैं पहले। क्लियर होगी? यस सर। इसलिए हम ये काम कर रहे हैं, साथ 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 अपडेट। और ये ऐसा क्यों करना पड़ा है? क्योंकि बेटा परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम वो कहता है जब भी एंट्री हो उसको अपडेट करो, हमें अपडेट करना पड़ रहा है बार बार। ठीक है? जब मैं फाइफो करूंगा ना बेटी उसके अंदर पीरियोडिक के अंदर, उस वक्त इतनी टेंशन नहीं, वो बड़ा आसान है। क्लियर हो गया? अब हम चलते हैं आगे। एंट्री नंबर 3 हमने 1 कर ली, एंट्री नंबर 2 कर ली हमने, एंट्री नंबर 3 कर ली। अब करेंगे एंट्री नंबर 4। ये सेल की एंट्री है, ये इशू में आएगी। 25 जुलाई को ये 200 यूनिट हमने इशू किया। तो अब क्या करेंगे बेटा, ये रखिए 25 जुलाई। परचेज वाले खाने में कुछ नहीं है, इशू के खाने में आएंगे। कितने यूनिट इशू कर रहे हैं? 200। पहले हम देखेंगे क्या हमारे पास पुराने वाले 200 यूनिट पड़े हैं। अगर हम जाते हैं पिछले साल के बैलेंसिंग के ऊपर, तो देखिए बेटा यहाँ में नजर आ रहा है ये 200 यूनिट पड़े हैं। इसका मतलब ये वाले यूनिट अगर पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो ये जो मेरे यूनिट बिके हैं ये 500 में से नहीं बिके, ये 200 में से बिके हैं। तो क्या लिखूंगा? 200 मल्टीप्लाई बाय इसका जो 60 रेट है, तो 12,000 इसकी कॉस्ट निकलेगी। तो बैलेंसिंग क्या बचा? अब सिर्फ 500 बचे मेरे पास, 70 के हिसाब से 35,000। अब देखिए अगर मैं कहूँ लेट, अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं बेटा 25/7 को हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है, वो फौरन जाएगा सर 500 यूनिट पड़ेगा, 70 पे रेट है उसका, 35,000 वैल्यू है। उसी वक्त पता चल कि हर एंट्री के पास इन्वेंट्री अपडेट है और हर एंट्री के साथ कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर है। उसके आगे एंट्री नंबर 4 क्लियर। अब करेंगे हम एंट्री नंबर 5 को, इसके अंदर 200 यूनिट परचेज किए एट द रेट ऑफ 80। ये परचेज है, तो हम क्या करेंगे परचेज के अंदर ले जाएंगे बेटा, ये थोड़ा सा मैं ऊपर कर रहा हूं, तो मैं लिखूंगा परचेज। ये डेट आ रही है हमारी 22 अक्टूबर 22/10। 200 शेयर 200 लिए हमने एट द रेट ऑफ 80, तो टोटल आ गई 16,000। और इस दिन के बैलेंसिंग क्या बचे? 500 पिछले में पहले वाले एट द रेट ऑफ 70, 35,000।
और 200 ये एट द रेट ऑफ 80, ये आ गया 16,000। इसका अगर हम टोटल करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। टोटल 700 यूनिट, कुछ 70 वाले, कुछ 80 वाले। डिटेल कहाँ से पता चलेगी? ये ऊपर लिखी हुई है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। और टोटल वैल्यू इसकी क्या आ गई हमारी बेटा? 51। मतलब ये हमारा बिल्कुल। अब लास्ट एंट्री अगर हम देखते हैं, हमारी एंट्री नंबर क्या बेटा? 6 है। हमने सेल की है 200 यूनिट 23 नवंबर को। तो हम लिखेंगे 23/11। परचेज में कुछ नहीं, इश्यू में आएंगे 200 यूनिट। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये 200 यूनिट जो पहले पड़ी हुई इन्वेंट्री उसमें से जाएंगे, बाद वाली में से नहीं जाएंगे। मतलब ये 500 वाली यूनिट में से निकलेंगे। मैं लिखूंगा 200 बिके हैं। इसका रेट क्या था? ये वाला 70। तो 14,000 के मेरे बिक गए। और इस दिन मेरे पास रिमेनिंग इन्वेंट्री क्या बच गई? 500 में से 200 बिके, रिमेनिंग रह गए 300 एट द रेट ऑफ 70 और 21,000। और जो मैंने बाद में खरीदे हुए 200 वो वैसे ही मेरे पास पड़े हैं एट द रेट ऑफ 80, ये रह गए 16,000। चाहे टोटल कर ले, मर्जी आपकी है। ये इसको एक सिर्फ 37। लास्ट ट्रांजैक्शन की डेट है बेटा हमारी 12 दिसंबर को, वो भी 200 यूनिट बिके हैं। तो क्या करेंगे? इश्यू में आएगा, इशू में चलते हैं 12/12। परचेज में कुछ नहीं आएगा, इशू में फिर 200 यूनिट पड़े हैं। ये किस में से बिके हैं? जो यूनिट हमारे पहले वाले हैं। अगर पहले वाले यूनिट की बात करें, 300 यूनिट पहले वाले या 200 बाद वाले हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 200 यूनिट 300 में से बिकेंगे। उसका रेट क्या? 70 रुपए। 70 के हिसाब से लेंगे, फिर 14,000 इधर से कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। और मेनिंग हमारे पास जो बचे 300 में से 200 बिक गए, तो बाकी बच गया 100 एट द रेट ऑफ 70, ये आ गया 7,000। और बाकी बच गए 200 एट द रेट ऑफ 80, ये आ गया 16,000। और अगर देखे टोटल 300 यूनिट है, कुछ 70 के हिसाब से, कुछ 80 के हिसाब से, डिटेल ऊपर है, और 23। अगर मैं एट द ईयर एंड ये 12 दिसंबर से पूछूं मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है, आप साथ ही बताओगे सर 300 यूनिट है जिसकी वैल्यू 23,000 रुपए है, और इसमें कुछ 70 वाले हैं और कुछ 80 वाले। अब क्वेश्चन ये राइज हुआ, सर ये तो हमने इन्वेंट्री कार्ड हेल्प के लिए बना लिया, यहां से ये आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई। अब यहां से बेटा अगर आप चाहें तो कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? ये जो फिगर्स है देखिए, ये सारी कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये मैं हाईलाइट कर, ये सारी क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। 5,000 जमा 6,000 जमा 12,000 जमा 14,000 जमा 14,000, तो ये आ गया 51,000। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ टोटल ऑफ 51,000 क्या है? मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स। और यहीं से मैं अपनी परचेजेस भी निकाल सकता हूँ। परचेजेस क्या है मेरी? ये वाली टोटल, जो भी इधर टोटल वैल्यू होगी ये मेरी सारी क्या बन जाएगी? परचेजेस। ये बन गई बेटा मेरी 74,000। अब अगर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम होगा तो हम क्या करेंगे? छोटा सा ये मैं इन्वेंट्री अकाउंट बनाने लगा हूँ। ये देखिए इन्वेंट्री अकाउंट, इसमें लिखूंगा ओपनिंग बैलेंस कितना है? ओपनिंग बैलेंस 5,000। ये बेटा 69,000 है, 75,000 नहीं है। उसको मैं जरा कर दूं करेक्ट। तो मैं क्या करूंगा? ये ओपनिंग इन्वेंट्री लिखी, परचेजेस। अब यहाँ पर इन्वेंट्री अकाउंट के अंदर डिटेल लिखने की जरूरत नहीं, वो हमने बना ली। परचेजेस 69,000। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आ गई? 51,000। और क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई, क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास 23,000। ये ऐसे वो जो क्वेश्चंस के अंदर उसने सारी चीजें देखी ना, उसने वो डाटा इस इन्वेंट्री कार्ड से निकालना था बेटा। उस वक्त मैं अभी आपको नहीं बताना चाह रहा था, आज आपको पता चल गया होगा तो इन्वेंट्री कार्ड से डाटा किस तरह निकालते। एनी क्वेश्चन अप टू हियर? जी बेटा, जी निमरा बेटा। बेटा आपका पहले भी माइक का मसला था, काइंडली माइक के प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें। मैं आपका क्वेश्चन ले लूंगा, कोई मसला नहीं। जी दानियाल। सर
वालेकुम अस्सलाम जी बेटा। सर ये जो इशू में हमारी वैल्यू है, ये हमारी सेल नहीं हुई, ये कॉस्ट ऑफ सेल कैसे हो गई? ये कौन सा इन्वेंटरी सिस्टम है? सॉरी ये इन्वेंटरी सिस्टम कौन सा है मेरा बेटा? परपेचुअल करवा रहे हो, पीरियोडिक करवा रहे हो आपको? सर परपेचुअल। परपेचुअल में जब सेल होती है कौन सी एंट्रीज होती है बताएं मुझे। सर परपेचुअल में इन्वेंटरी होती है और कॉस्ट ऑफ सेल होती है। जब इन्वेंटरी कोई हमारी सेल होती है, सेल से मुराद ये इशू तब भी करना है ना हमने जब सेल हुई है, उससे पहले तो नहीं करना है ना। जब सेल होती है हमारी सेल की एंट्री बताओ क्या होती है, हम क्या एंट्री करते हैं परपेचुअल में? सर सेल में परपेचुअल में सेल की कैश अब टू सेल में आपने एंट्रीज नहीं सीखी, एंट्रीज नहीं पढ़ी? परपेचुअल में जब सेल होती है क्या एंट्रीज करते हैं आप लोग? एंट्रीज पढ़ी नहीं उसकी? सर आपकी वॉइस इशू आ रही है थोड़ी सी। बेटा वो आपका नेट इशू है, बाकी सबको वॉइस क्लियर है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपने जब हम कोई चीज सेल करते हैं परपेचुअल के अंदर तो हम उस सेल की एंट्री हमने सीखी थी, कौन सी एंट्री करते हैं, वो क्या एंट्री है मुझे बताएं, मैं ये पूछ रहा हूँ। उस्मान जुवेद को अनम्यूट करें। दानियल अपना माइक बेटा सही करें, नेट प्रॉब्लम आपकी वॉइस है मुझे बिल्कुल नहीं आ रही। जी उस्मान। कॉस्ट ऑफ सेल टू इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ सेल्स टू इन्वेंट्री करते हो और एक एंट्री हम करते हैं कैश टू सेल, ऐसे ही है? एग्रीड? जी सर। मैंने कहा था कैश टू सेल वो पीरियोडिक हो या परपेचुअल, वो दोनों में होनी है, हमारा उसके साथ गर्ज नहीं है। लेकिन कॉस्टिंग के लिए, इन्वेंट्री अकाउंट के लिए कौन सी हमारी दूसरी वाली एंट्री? जब हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स टू इन्वेंट्री पढ़ी, ये तो वही एंट्री कर रहा हूँ मैं इशू वाली, वो कॉस्ट ऑफ सेल्स ही होगी। फिर क्लियर होगी? एनी अदर स्टूडेंट? जी दानियल दोबारा आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। यस सर। याद आ गया यार एंट्रीज जो लास्ट में एंट्रीज है ना, उस एंट्रीज को आपने रट्टा लगा ले। मैंने आपको समझाया भी, उसको याद भी कर ले ताकि आपकी कोई एम्बिगुइटी न रहे, कोई कंसेप्चुअल हो मुझसे पूछ भी ले। ठीक है? अब निम्रा, ओके निम्रा आबिद को दोबारा अनम्यूट कीजिएगा। एक्सक्यूज मी सर, ये जो इन्वेंट्री वाला लेजर आपने लास्ट में बनाया वो दोबारा एक मिनट में बता दें। वो इन्वेंट्री वाला लेजर बेटा मैंने ये बनाया है। देखिए जो परपेचुअल के अंदर इन्वेंट्री सिस्टम बनते हैं, हम हर चीज उसी इन्वेंट्री अकाउंट में डालते हैं ना। हमने उसके अंदर ये ओपनिंग इन्वेंट्री ले लिया 5000, जो परचेजेस थी, वैसे अगर हम इन्वेंट्री अकाउंट बनाए हमें कितनी वर्किंग करनी पड़ रही थी परचेजेस की, लेकिन इस इन्वेंट्री कार्ड की वजह से मेरे पास पूरे साल की परचेजेस आ गई इधर से। यस सर। ठीक है? सर ये ओपनिंग इन्वेंट्री कहाँ से आई है? ये जो पिछले साल की क्लोजिंग थी, ये इधर लिखी नहीं इसमें। ओके ओके सर, जस्ट क्लियर हो गया ये देखिए ये इधर भी लिखी मैंने, क्लियर? और मैंने ये कॉस्ट ऑफ सेल डाला और मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई, मैंने वही अकाउंट बनाया। एग्रीड? सर यस सर, आ गई समझ। एक और क्वेश्चन था जी सर, जो ना नेट रियलाइजेबल वैल्यू में ना इलस्ट्रेशन लिखी हुई है जिसमें आपने कहा है कि 10,000 का लॉस हुआ है इंस्टेड ऑफ 5,000 के, तो सर वो 10,000 का कैसे हुआ है? मतलब मुझे तो यही लग रहा है कि वो 5,000 क्या हो, वो ठीक है। मुझे ये बता उसकी एनआरवी क्या निकलती है? सर उसकी एनआरवी 45,000। उसकी कॉस्ट क्या है? 50,000। 55 है बेटा। सर देखिए वो जो एग्जांपल 1 है ना नीचे, उसमें ना उसने सेलिंग प्राइस में से ना जो एक्सपेंस थे ना वो निकालने हैं, तो अगर सेलिंग प्राइस देखी जाए तो यहाँ पे 50,000 है, तो उसमें से निकालेंगे ना। मेरी बेटी सेलिंग प्राइस 50,000 है हमारी। मेरी बात, कॉस्ट कितनी है? सिर्फ कॉस्ट बताएं मुझे, कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री 55,000। इसका कंपैरिजन किससे करना है इस कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का? इसका हमने कंपैरिजन करना है एनवी। एनआरवी कैसे रहती है? सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू सेल, ऐसे ही आती है। यस सर। सेलिंग प्राइस कितनी है? 50,000, ठीक है? 50,000 लेस कॉस्ट टू सेल कितनी है? 5,000। तो एनआरवी कितना हुआ इधर? 45। हमने तो 45 और 55 का करना है। हमने एनआरवी निकाल के फिर कंपैरिजन करना है। हमने सेलिंग कॉस्ट को उस कॉस्ट में से लेस नहीं, कहीं पर भी कॉस्ट में से सेलिंग कॉस्ट लेस का तो पढ़े नहीं। हाँ, जो हमने एनआरवी निकालनी है, एनआरवी के लिए कहते हैं सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू सेल। सेलिंग प्राइस 50,000, लेस कॉस्ट टू सेल किया 5,000, तो पीछे कितना बच गया? 45,000। क्लियर हुई बात? यस सर। ओके जी। ओके सर, थैंक यू। जी उस्मान जवेद।
उस्मान जवेद बेटा अपने आप को अनम्यूट करें। सर परचेज रिटर्न की जो एंट्री होनी है वो परचेज वाले कॉलम में होनी है। यस, वेरी गुड क्वेश्चन। जब कोई परचेज रिटर्न होगी ना, अल्टीमेटली हमने परचेज रिटर्न क्या करना है, जिस तरह हमने इधर लिखा है ना। अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा, अब आपने सीख लिया, मैं थोड़ा सा हलाने लगा हूं। लेट ये होती परचेज रिटर्न, इसके अंदर 100 रुपए की, तो मैं 100 मल्टीप्लाई बाय परचेज रिटर्न, उसने बताया होगा कौन से वाली हो रही है। परचेज रिटर्न कौन से वाली हो रही है वो बताएगा। अगर वो नहीं पता था कि परचेज रिटर्न कौन से वाली है, तो लास्ट परचेज के हम कहेंगे उसमें से वापस कीजिए। ठीक है, तो वो जो अमाउंट इधर नेगेटिव में शो करेंगे, हम नेगेटिव अमाउंट शो करेंगे, तो अल्टीमेटली हमारी बैलेंसिंग अमाउंट वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर परचेज रिटर्न को इनकॉर्पोरेट करूंगा। ठीक हो गया बेटा? उस्मान क्लियर जी बेटा? सर, थैंक यू। जी दानियाल दोबारा आपको। जी दानियाल। यस सर, क्लियर। ओके, फिर अपने आप को हैंड ऑन कर लिया करें। उस्मान खान। सर वो जुम्मा पढ़ के ना थोड़ा लेट हो गया, वो तो लेक्चर अपलोड हो जाए, लेक्चर अपलोड है, बेफिक्र हो जाए। ठीक है, मयूद्दीन। सर मैंने ये पूछना था कि एनआरबी लॉस और नॉर्मल लॉस में फर्क है सर? नहीं, एनआरबी लॉस जो है वो नॉर्मल लॉस ही होता है। मैंने उस एग्जांपल बताई थी आपको, नॉर्मल लॉस की जो एग्जांपल है उसमें एनआरबी लॉस भी है। क्लियर हो गया? तो दोनों सेम ही है? मतलब हम ये नहीं, सेम का वर्ड नहीं यूज करेंगे। जिस तरह मैं ये कहूं, जिसने मैट्रिक पास, जिसने एफएससी पास किया, अल्टीमेटली उसने मैट्रिक भी पास किया हुआ है, लेकिन जिसने मैट्रिक पास किया उसने एफएससी पास नहीं की। बस नॉर्मल लॉस एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर एनआरबी लॉस भी आता है, इसके अलावा और नॉर्मल लॉस भी हो सकता है। क्लियर? ठीक है सर। इसलिए मैंने कहा था नॉर्मल लॉस के अंदर एनआरबी लॉस आता है, लेकिन ये नहीं मैं कहूंगा सिर्फ एनआरबी ही नॉर्मल लॉस है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं। ठीक है। ओके जी, वली जाहिद। ये ना इसमें परचेजेस भी डाली हुई है 1 जनवरी की सर। कौन सी ये जो बुक पे आपने जो मिस की है ना, जो बैलेंस है जी, तो ये परचेजेस भी लिखी हुई है इसमें। मैं आपकी क्वेश्चन नहीं समझ, ये वाली 69 बुक पे जो सॉल्यूशन हुआ हुआ है उस पे जो, एक मिनट, बुक का ट्रीटमेंट में, एक मिनट। ओहो बेटा कोई टेंशन नहीं, बुक का जो आप ये कह रहे हो, लेकिन आप ये 74,000 की बात कर रहे हो ना आप, हमारा 69,000 उनका 74,000 है, यही कह रहे हो? ये भी कह रहा हूँ, ये 1 जनवरी को जो उसने परचेज में क्यों की, अगर ये बैलेंस है तो 1 जनवरी की जो एंट्री है ये वाली, ये मैंने वही तो, इसको आप थोड़े, आप इसको बैलेंसिंग में करें बच्चे, मैंने इसको आपको बैलेंसिंग में करवाई। ठीक है, कोई मसला। इसका आप आगे जाएंगे, इसका एक फॉर्मेट और भी है, इसका कोई एक फॉर्मेट नहीं है मेरा बेटा, इसका मतलब 4-5 किस्म के फॉर्मेट होंगे। ठीक है, लेकिन हमने क्या करना है, जो हमारे लिए इजी हो हमने उसको कैरी ऑन करना। आंसर में फर्क नहीं आएगा, फॉर्मेट जो सा मर्जी क्या है। ओके, खान राजपूत जी बेटा। इसके बाद मैंने आपको इसको परपेचुअल में भी पीरियोडिक में करवा कर फिर जान छोड़ दी है, ये जेल में रखे, मैंने पीरियोडिक करवाना है आपको। डिस्काउंट की एंट्री कैसे करेंगे इधर? बेटा डिस्काउंट की एंट्री कभी भी हमारे इसके अंदर आती नहीं आएगी। डिस्काउंट हमारी परचेजेस पर होता है। अगर ट्रेड डिस्काउंट हुआ तो हमने परचेजेस ही कम अमाउंट पर लेनी है, अगर कैश डिस्काउंट हुआ वो किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। और सर जो सेल्स पे देंगे हम, वो वाला काम वो डिस्काउंट कभी, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है। उस देखो सेल्स के ऊपर भी अगर ट्रेड डिस्काउंट वगैरह दिया, हमारी डिस्काउंट देने से उसकी कॉस्ट में तो इम्पैक्ट नहीं आने लगा, ये आएगा इम्पैक्ट, कॉस्ट तो वही रहनी जो हमें पड़ी, हम तो इस लेजर से कॉस्ट निकाल रहे हैं। क्लियर? ओके, अब बेटा मैं यही क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा, किसके साथ, पर पीरियोडिक के साथ। अगर FIFO मेथड हो तो पीरियोडिक के साथ कैसे करते हैं? पीरियोडिक, दानियल बेटा अभी मैं आपका क्वेश्चन नहीं ले रहा, मैं ये पूरा करूंगा तो लूंगा। आपने कुछ काफी दफा पूछ रहा, आपके माइक का अक्सर मसला आ रहा है। ठीक है, अब
पीरियोडिक के अंदर हमने क्या कहा, हमें चाहिए ओपनिंग इन्वेंट्री नंबर 1, हमें चाहिए परचेजेस, और ये दो चीजें हैं जो ड्यूरिंग द ईयर होगी, और एट द एंड जब ईयर खत्म होगा हम अपनी क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री को करेंगे। अगर इसी क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर तो अगर इसका मतलब क्या है, अगर FIFO मेथड ऑफ इन्वेंट्री में कैलकुलेट कर रहा हूँ तो अल्टीमेटली जो ओपनिंग इन्वेंट्री है या इन्वेंट्री अकाउंट बनाता हूं मैं, ओपनिंग इन्वेंट्री, ये आ जाएगी मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री, मैंने फिगर कैलकुलेट की हुई है इसलिए 5000, और जितनी भी हमने की है परचेजेस, वो परचेजेस सारे की सारी परचेजेस अकाउंट में चली जाएगी, उसके लिए कुछ सेपरेट नहीं होगा। अगर मैं परचेजेस अकाउंट बनाना चाहूँ तो अल्टीमेटली ये जो 3 फिगर्स है, इन 3 फिगर से ही परचेजेस अकाउंट बनेगा। इसमें इस सेल की फिगर फिलहाल मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि मैंने क्या चाहिए, परचेजेस की फिगर चाहिए। मैंने 3 दफा परचेजेस की है, 5, 14, 22 को, तो मैं क्या करूंगा, 5 तारीख की, 14 तारीख की और 22 तारीख की जो परचेजेस है मैं वो लिख लेता हूँ। वो कितनी कितनी परचेजेस बन रही है, वो बन रही है बेटा 18,000, 35,000 और 16,000। 18,000, 35,000 और 16,000, ये हो गया। पीरियोडिक में तो मैं सिर्फ ओपनिंग इन्वेंट्री जो ट्रायल में आ रही है और साथ में परचेजेस, मैंने सेल्स की कुछ रिकॉर्ड, मैंने हाँ सेल्स की जब भी मैंने एंट्री की, सेल्स क्रेडिट कैश डेबिट, कैश टू सेल, कैश टू सेल, कैश टू सेल, कोस्ट की मैंने कोई एंट्री की। अब ये रेंड हो गया, ये रेंड हुआ, मैंने इसको क्लोज किया, 18,000 जमा 35,000 जमा 16,000, ये आ गया मेरे पास 69,000। ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाएगा। किस हेड के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस के कोस्ट ऑफ सेल। इसी तरह इस ओपनिंग इन्वेंट्री को मैं क्लोज किया, ये भी चले गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। किस हेड के अंदर, कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर, कितने सा, 5,000। अब ये मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा हूं, ये इधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर कौन सा हेड बन रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल का हेड बन रहा है, वो हेड की वर्किंग कर रहा हूं, ठीक है। वो 5,000 जो इधर क्रेडिट किया था, इधर आके डेबिट हो गया इन्वेंट्री की शक्ल में। 69,000 जो परचेजेस का उधर क्रेडिट किया था, इधर आके डेबिट कर दिया परचेजेस। अब जो सबसे अहम चीज, क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब क्या करनी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री करनी, या तो हम फिजिकली काउंट करें 1, 2, 3, 4, हमें पता चल, नहीं तो क्वेश्चन के डाटा में उसने बताया। हमें कैसे क्लोजिंग इन्वेंट्री का पता चला, हमें बेटा पता चला, मेरे पास ओपनिंग थे 100 यूनिट, परचेज किए मैंने 300, फिर परचेज किए 500, फिर परचेज किए 200, तो मेरे पास टोटल कितनी इन्वेंट्री आ गई, 100 जमा 300 जमा 500 जमा 200, मेरे पास टोटल आ गई 1100 इन्वेंट्री। और इसमें से मैंने बेची कितनी, 200 200 200 200, मतलब मैंने 800 बेच दी। तो क्या मैं कहूँ 1100 में से 800 बेच गई, तो मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री का यूनिट कितने बचे, 300। ये मैंने निकाला 300 यूनिट। अच्छा, अब क्वेश्चन आया, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की हमने क्वांटिटी निकाल दी, 300 यूनिट गुड हो गया, पता चल गया ऐसे 300 यूनिट। अब इस 300 यूनिट की कॉस्ट क्या लेंगे, मैंने कहा क्योंकि FIFO मेथड है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो अल्टीमेटली ये जो 300 यूनिट है, ये 300 यूनिट मेरी लास्ट परचेज में से होगी, जो लेटेस्ट परचेजेस बची है ये उसमें से बची है। तो मैं लास्ट परचेजेस की तरफ गया, तो मुझे पता चला लास्ट परचेजेस मैंने कितने से की थी, 80 रुपए के हिसाब से, लेकिन वो कितने यूनिट है, 200। इसका मतलब इस 300 में से 200 यूनिट तो मैंने किससे ले लिए, 80 के हिसाब से, कॉस्ट निकल आई। लेकिन अभी फिर 100 रुपए 100 यूनिट बच गए। अब मैंने कहा अगर 100 यूनिट बच गया, तो ये जो इससे पहले वाली परचेज थी ये उसमें से थी, तो 22 अक्टूबर से पहले वाली परचेज की थी ये 500 यूनिट। इसका मतलब जो रिमेनिंग के 100 बचे, इसमें से एट द रेट ऑफ 70 मैंने लिए 100 मल्टीप्लाई में 70, तो फिगर आ गई 16,000 और 7,000। अब 16 जमा 7 कितना हो गया, 23,000। अब ये इस तरह मैंने इन्वेंट्री की क्लोजिंग वैल्यू निकाली और उस वैल्यू को
इधर पुट किया क्लोजिंग बैलेंस डेट इज इन्वेंट्री, इसको मैंने लिखा 23,000। इसकी एक एंट्री यहाँ की, दूसरी एंट्री मैंने कर दी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर इसको अपना हिस्सा शुरू कर दिया। और यहाँ से जो मेरी बैलेंसिंग फिगर निकली बच्चे, वो थी कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर जो थी 51,000, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस ही आएगी। और प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा ये फाइनल फिगर बनेगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स। जो प्रॉफिट एंड लॉस में कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखा जाएगा, ये सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ 51,000। अब दोनों में देखिए फर्क, दोनों आपके सामने है। मेथड फर्स्ट में क्या किया, हमने इन्वेंटरी कार्ड बनाया, इन्वेंटरी कार्ड में डेट लिखी, क्वांटिटी लिखी जो परचेज, उसके बाद इशू लिखी, उसके बाद हम बैलेंस लिखी। जैसे जैसे सेल होती गई वैसे वैसे हम अपनी इशू करते रहे, कॉस्ट ऑफ सेल्स को ट्रांसफर करते रहे, और इस कार्ड से आखिर में हमारे पास क्या बच गई, क्लोजिंग बैलेंस बच गया खुद ब खुद। और यहाँ हमने देखे कॉस्ट ऑफ सेल्स की एंट्री खुद की और क्लोजिंग बैलेंस की। और ये है परपेचुअल। पीरियोडिक में क्या था, हमने चाहिए था परचेजेस अकाउंट, हमें चाहिए था ओपनिंग बैलेंस, और क्लोजिंग बैलेंस की फिगर हमने खुद कैलकुलेट करनी। हमने देखा हमारे पास इतने यूनिट पड़े हैं, इतने यूनिट बिक गए, बाकी इतने क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। अब उस क्लोजिंग बैलेंस की वैल्यूएशन की बारी आई तो हमने देखा कौन सा मेथड है, फाइफो है या वेटेज एवरेज है। हमने कहा फाइफो मेथड है, तो अल्टीमेटली ये जो 300 यूनिट बचेंगे ये वो यूनिट होंगे जो सबसे लास्ट में परचेज की है। जब मैं सबसे लास्ट में परचेज वाले यूनिट की प्राइस के ऊपर गया तो मुझे पता चला वो 80 रुपए के है, लेकिन उस वक्त तो सिर्फ 200 यूनिट थे। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जो ये हमारे यूनिट बचे हैं इस 300 में से 200 तो यहाँ से आ गए, जो 100 वाले हैं उससे पहले वाले रेट के, तो 100 की कॉस्ट हमने उधर से 70 रुपए लेके क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू डिटरमिन कर दी। और ये क्लोजिंग स्टॉक जब ईयर एंड के ऊपर हमने इसके अंदर पुट किया तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर आ गई। आप नोट करें इसके अंदर कॉस्ट ऑफ सेल्स एक इकट्ठी फिगर आई है, जबकि ऊपर कॉस्ट ऑफ सेल्स की हर एंट्री के बाद हमें फिगर पता चल रही है। दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन परपेचुअल एंड पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम यूजिंग फाइफो मेथड। देखिए अब क्लोजिंग इन्वेंटरी भी दोनों में सेम है, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी सेम, लेकिन सिर्फ रिकॉर्डिंग का फर्क है, कैलकुलेशन का फर्क, करने का तरीका फर्क है। क्लोजिंग इन्वेंटरी कॉस्ट ऑफ सेल्स में कोई फर्क नहीं, ये दोनों मेथड में सेम होता है। चाहे आप परपेचुअल से करें, चाहे आप वेटेज एवरेज से पीरियोडिक से करें, सॉरी मैंने गलत करें, चाहे आप परपेचुअल से करें, चाहे आप करें पीरियोडिक से, जो क्लोजिंग इन्वेंटरी और कॉस्ट ऑफ सेल्स है दोनों में सेम निकलेगी। लेकिन अगर आप वेटेज एवरेज मेथड क्वेश्चन यूज करते हैं फिर पीरियोडिक और परपेचुअल का सेम नहीं आएगा, मैं अभी बता रहा हूँ। आप पूछे कोई क्वेश्चन है ये? जी राना जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये कॉस्ट ऑफ सेल का एक बार दोबारा बता दीजिए, वो 51,000 इसका या नीचे वाले का? परपेचुअल पीरियोडिक? नीचे वाले पीरियोडिक। ये तो हमारे पास वो क्लोजिंग बैलेंस आ गया ना, देखिए बैलेंसिंग फिगर आ गई। ये प्रॉफिट एंड लॉस पीरियोडिक जी पीरियोडिक का पूछ। हाँ जी, ये कोस्ट ये जो हमारा बनेगा ना सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल, इसके अंदर आएगा 51,000। ठीक है जी जी। ये जो वर्किंग की है बच्चे मैंने इस कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए की। ठीक है, जो मेरा परपेचुअल में निकला वो ऑलरेडी यही फिगर निकली खुद ब खुद। क्लियर होगी? एनी अदर स्टूडेंट? जी जी मोहम्मद अहमद जी मेरे बेटा। सर ये ना जो आपने ये व्हाइट बोर्ड में किया है इसको जूम आउट कर दें, इसका स्क्रीनशॉट लेना। मैं जूम आउट कर देता बेटा, जूम आउट कर दीजिएगा और उस्मान जुवैद को भी अनम्यूट कर दे ताकि उसका मैं तुम्हें क्वेश्चन करें फिर आप जूम आउट करते रहिए। जी उस्मान जुवैद। अरे जो कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट पे 51,000 आया इसकी समझ नहीं आई। आपने पिछले सारे लेक्चर लिए हैं मेरे बेटा? यस सर, कल का हाफ मिस। कल का भी लिया है? ये 51,000 क्या समझ नहीं आई, ये जाने किधर है, क्या रीजन? अरे यहाँ पर किस तरह ये इस अकाउंट में? इस अकाउंट में क्या, ये कौन सा अकाउंट है हमारा? कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल्स कौन से वाला? प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट है ना, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स का कोई नेट बैलेंस आया तो वो बैलेंस क्या होगा हमारा? एक्सपेंस होगा सेल्स के लिए। क्या होगा? एक्सपेंस होगा
सेल्स के अगेंस्ट, इसका मतलब ये जो 51,000 है ये सेल के अगेंस्ट क्या बन जाएगा, एक्सपेंस बन जाएगा। ठीक है, इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स कहते हैं। जी सर, ठीक है, थैंक यू। नहीं तो इसको आप यूं भी, इसी अकाउंट का मैं टी फॉर्म बना के दिखाऊं, जरा जूम आउट कीजिएगा, सॉरी जूम इन, मैंने गलत, इसी को आप इस तरह भी कर सकते हैं। देखिए ओपनिंग इन्वेंट्री 5,000, परचेजेस 69,000 लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है 23,000, जो हमने खुद कैलकुलेट की। तो ये क्या आ गया, ये फिगर आ रही हमारी 51,000 कॉस्ट ऑफ सेल। अब ठीक है बेटा, मोहम्मद अहमद अपना हैंड रेज करे बेटा। उस्मान जुवेद आप बताएं, ठीक है? यस सर, ठीक है, ये वही क्लियर है। असल में ये वाला अकाउंट ही मैंने बनाया है, ये वाला अकाउंट बनाया है, इसी को अकाउंट में बना दीजिए बेटा। ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर है, इसको हम लिखते हैं बैलेंसिंग फिगर। ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर है जो सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स की। क्लियर होगी जी निमरा? सर मैंने यही पूछना था कि लेजर जो सा कॉस्ट ऑफ सेल का बनाना लाजमी तो नहीं है, हम इसमें जैसे ये लेजर नहीं, ये लेजर नहीं, पहली बात हुई, ये लेजर अकाउंट, ये लेजर नहीं। हाँ ओके सर, मैं आपको यही समझा रहा हूँ, ये प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो कॉस्ट ऑफ सेल्स आता है ना, ये उस कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग बनाई है मैंने, उस कॉस्ट ऑफ सेल्स का लेजर सेपरेट बनाया है अपनी वर्किंग के लिए। ठीक हो गया? यस सर, ये पता है। इसका मतलब ईयर के बाद बनाया। हाँ, ये ईयर के बाद, या ये बना लो या ये बना लो, एक दो दोनों सेम काम है। इट्स अप टू, ये हम पे है या फिर इसका भी प्रोसीजर पूछते हैं, जैसे ये इस तरह बनाएंगे? आप जिस तरह मर्जी बना ले। असल में मैंने एंट्रीज के थ्रू क्यों करवाया, मैंने आपको जो परचेजेस में से, अगर मैं आपको सिर्फ ये करवाता ना, आपको कहना सर ये हमने रट्टा लगवा दिया, हमने एंट्रीज पूरी नहीं करवाई, हमें उधर से क्रेडिट करके इधर से डेबिट नहीं किया। बात समझ लगी? इसलिए वो अकाउंट बना दिया जिसके अंदर मैंने आपको पिछला अकाउंट क्रेडिट करके इधर फिगर लाना सिखाया। क्लियर? यस सर, और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री की आपने कॉस्ट ऑफ सेल में अकाउंट में लिखी है, उसकी ना इन्वेंट्री वाले अकाउंट में भी आपने लास्ट टाइम की थी, इसमें नहीं की ओपनिंग इन्वेंट्री वाले। नहीं मतलब इन्वेंट्री वाले अकाउंट कौन से वाले अकाउंट में इसकी बात कर रहे हो? अच्छा ये वाला? यस सर, नहीं जूम किसके अंदर बात कर रहे हैं मेरा बेटा? सर पीरियोडिक में ही कॉस्ट ऑफ सेल का जो आपने अकाउंट बनाया है जी, उसमें आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखी है ना 23,000 की। इसको इन्वेंट्री में आप लेके नहीं गए, कहने का मतलब आप ये कह रहे हैं, am I right? तो वो मैंने जल्दी में कर दिया, बिल्कुल जाएगी बेटा। ये अकाउंट क्रेडिट और ये इन्वेंट्री अकाउंट क्या होगा? असल में ये जो अब इधर ये वाला इन्वेंट्री का अकाउंट में जहां ये एंट्री करने लगा हो ना, ये एसेट अकाउंट है। ये कौन सा अकाउंट है? एसेट अकाउंट है। मतलब ये कि यहाँ पर जो मेरे पास आएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स या प्रॉफिट एंड लॉस के हवाले से बेटा 23,000, ये 23,000 मेरी बैलेंस शीट आइटम, ये बैलेंस शीट। बेशक आप इसको इधर भी कर सकते हैं, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं ना सर इधर करके फिर लेकिन आप इसकी एक एंट्री क्या है, सिंपल क्लोजिंग इन्वेंट्री, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल्स वाले में क्रेडिट और फाइनेंशियल पोजीशन में डेटा, मतलब फाइनल फाइनेंशियल पोजीशन से मराद क्या बैलेंस शीट में जाएगी। इधर से भी हमने निकाल के बैलेंस शीट में ही लेके जाना है, इधर से क्रेडिट करके डेबिट कर देना बैलेंस शीट। सर बस यहाँ से कंफ्यूजन है कि ना ये जो ओपनिंग का ना, मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री का हम ये ओपनिंग इन्वेंटरी किया है जो हमारी बैलेंस शीट के अंदर एसेट शो हो रहा है ना, जिस तरह रिसीवेबल एसेट है, ये वो वाला ओपनिंग बैलेंस एसेट का है मेरा, वो मैं प्रोसेस क्लियर? यस सर, इसका लेजर ऐसे ही बनेगा ओपनिंग इन्वेंट्री का जब हमें बनाना पड़ेगा? ओपनिंग इन्वेंट्री पीरियोडिक के अंदर ओपनिंग होगी, अगर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम होगा, परपेचुअल के अंदर जो ट्रायल बैलेंस उसमें क्लोजिंग बैलेंस आएगा, ये में रखिएगा। परपेचुअल के अंदर ट्रायल के अंदर क्लोजिंग आएगा हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस, जो पीरियोडिक है उसमें हमारे पास ओपनिंग बैलेंस आ रहा है।
चलिए, क्योंकि ओपनिंग से तो हमने खुद क्लोजिंग की एंट्री तो हमने खुद पास कर दी है, तो उसके अंदर क्लोजिंग आ ही नहीं सकता पीरियोडिक में, वहां ओपनिंग आएगा। क्लियर? यस सर। और जो दूसरा मेथड है पीरियोडिक परपेचुअल, यस सर, उसमें हम इन्वेंट्री बनाते, इन्वेंट्री का वो बनाते हैं लेजर। जी जी। तो सर वहां पे हमारा मकसद यही होता है कि हमें ना मतलब टाइम बाय टाइम हमें ना क्लोजिंग इन्वेंट्री पता लगती रहे, ऐसे ही है बिल्कुल 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 सर। तो ये वाला जो कॉस्ट ऑफ सेल का प्रोसीजर है, जैसे हम मतलब लाइक पीछे से करते आ रहे हैं कॉस्ट ऑफ सेल का, वो लास्ट में ही कर ले, क्योंकि वो तो लास्ट में भी पता लग सकता है। लेकिन लास्ट में कोर्स ये पीरियोडिक वाला आप सिस्टम कह रहे हैं हम कैरी ऑन कर ले, दूसरा ना करे। एक कंपनी है उसको साथ साथ इन्वेंट्री अपडेट चाहिए, तो उसको फिर कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, परपेचुअल या पीरियोडिक? सर इन्वेंट्री पता लगवानी है हमारे पास कितनी इन्वेंट्री पड़ी है, वो पता करवानी है ना, तो परपेचुअल का सिस्टम ही है, उसमें इन्वेंट्री हर वक्त अप टू डेट रहती है हमारे पास। ये दो मेथड है ना कैलकुलेशन के। अब आप हो जी देखो, एक कॉलेज का रास्ता हमें कनार रोड के ऊपर या अब्दुल्लापुर की तरफ से आईकैप की तरफ से आते हुए भी लगता है, और अगर कोई उधर से आ रहा है, क्या नाम उसको कहते हैं हम, गट वाला, उधर से भी लगता है, दोनों रास्ते हैं। अब हमने वो रास्ता चूज करना जो हमारे लिए बेहतर है, ठीक है। स्टैंडर्ड हमें दो रास्ते बता दिए, या आप इस तरह कर लो अगर आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट है हर वक्त कि आपको पता हो, अपडेटेड हो, तो आपने परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम करना है। लेकिन अगर आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल्स चाहिए, वो इकट्ठी भी आ जाए कोई मसला नहीं, फिर आप पीरियोडिक यूज कर लो, ये आपकी मर्जी है। थैंक यू सर। कल हम इंशाल्लाह यही क्वेश्चन बेटी एवरेज के साथ करेंगे, और आपके लिए ये क्वेश्चन होमवर्क है, आपने इसको परफॉर्म करना है। इसके अंदर ये जो अभी बी पार्ट है, ये पार्ट नहीं करना, आपने फाइफो परपेचुअल से भी करना है और फाइफो वेटी सॉरी पीरियोडिक से भी करना है। ये दोनों तरह करेंगे, लेकिन इसका बी पार्ट नहीं करना आपने। जी मोहम्मद बिलाल सर ये इधर लेक्चर अपलोड कर रहे हैं, हमें टाइम का नहीं पता लगा था कब लेक्चर होना। लेक्चर अपलोड हो जाएगा, बेफिक्र हो जाए, लेक्चर अपलोड हो जाएगा, ठीक है। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।